प्रियदर्शी ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को भी दबाएं। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एंशिएंट हिस्ट्री का आज अंतिम क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। गाइस, जैसा कि आप लोग को मैंने बताया था कि हमारा सेकेंड लास्ट क्लासेस चलने वाले हैं, जो मैंने चोल वंश में जब चर्चा करा था उसी वक्त बताया था। तो आज ये एंशिएंट हिस्ट्री का लास्ट क्लास है और यहाँ से आप ध्यान रखना कि यही मिडिवल इंडिया का एक बॉर्डर सीमा है और एंशिएंट हिस्ट्री का ख़त्म होने का भी सीमा है। तो इसको पूर्व मध्यकालीन इतिहास भी कहते हैं और इसी को आज हम लोग चर्चा करने वाले बंगाल के इतिहास के बारे में। बंगाल और कश्मीर के इतिहास के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो आप लोग इसको ध्यान में रखना। आज जो हम लोग चर्चा करेंगे बंगाल राजवंश का होगा, जिसमें से पाल वंश के बारे में हम लोग मुख्य रूप से चर्चा करेंगे और सेन वंश के बारे में। तो ये दोनों वंश जो थे बंगाल में वो प्रमुख रूप से थे। बाकी छोटे छोटे प्रांत जो बहुत सारे थे तो उसके बारे में उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं बनता है। जितना हमारा जो बेसिक जो चीज़ें होती है, जो क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं उसके बारे में चर्चा करना तो बनता ही है। तो आप हमारे साथ धैर्य के साथ बने रहेंगे और हम लोग आज की क्लास को शुरू करते हैं। गाइस, इस पाल वंश की अगर हम लोग बात करें तो इसके जितने भी शासक हुए उनके नाम के पीछे पाल लगा हुआ था। जैसे आप देखोगे इनके जो संस्थापक थे वो थे गोपाल। अब ये गोलमाल वाले अजय देवगन वाले गोपाल नहीं है, ठीक है। ये पाल वंश के शासक थे, ये पाल वंश के शासक थे गोपाल। इनके द्वारा जो शासन व्यवस्था जो चलाएगी वो 750 से 770 तक, यानी कि 20 साल तक इन्होंने सत्ता में रहे। इनकी जो राजधानी रही वो मुंगेर रही। मुंगेर में इनकी राजधानी बसी हुई थी और इनके द्वारा जो सबसे इंपॉर्टेंट जो काम हुआ वो हुआ ओधनी का विश्वविद्यालय का निर्माण। अब यहाँ गाइस ध्यान रखना कि जब हम लोग चोल वंश के बारे में चर्चा कर रहे थे, दक्षिण भारत का जो इतिहास जब हम लोग पढ़ रहे थे, तो उसमें आप लोग एक चीज़ नोटिस किए होंगे कि वहाँ पर गुफे का निर्माण और सबसे ज़्यादा मात्रा मंदिर का निर्माण बहुत ज़्यादा कर रहे थे। तो वो एक अलग सी बात है कि आप दक्षिण भारत के इतिहास को जब पढ़ोगे तो आपको मंदिर निर्माण बहुत ज़्यादा मिलेंगे और थोड़ा बहुत आक्रमण का हम लोग उसमें चर्चा किए थे। लेकिन इसमें जब आप देखोगे तो ये जो पाल वंश था वो पढ़े लिखे हुए राजवंश थे, यानी कि इसके जितने भी शासक हुए वो अच्छे खासे शिक्षित थे। और आप देख ही रहे हो कि 750 से 770 के बीच में हम जब बात कर रहे हैं वहाँ पर शिक्षा के बारे में बहुत ज़्यादा जागृति आ चुकी थी और इसलिए यहाँ पर जो शासक जो हुए वो ज़्यादातर पढ़े लिखे हुए। अब जब पढ़े लिखे हुए तो जाहिर सी बात है जो पढ़ा लिखा हुआ शासक रहेगा वो पढ़ा लिखा हुआ चीज़ स्थापित करेगा। तो उसी तरह से यहाँ पर देखिए पाल वंश में जो ज़्यादातर जो निर्माण हुआ वो विश्वविद्यालय का निर्माण हुआ, महाविद्यालय का निर्माण हुआ। अभी हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तो संस्थापक जो थे गोपाल, इनके द्वारा एक मुख्य कार्य हुआ वो हुआ ओधनी का विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी उन्होंने बनवाया था, तो इनके द्वारा स्थापित हुआ। अब गाइस, इनमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो है धर्मपाल। धर्मपाल एक ऐसे शासक हुए जिन्होंने अपने नाम को बहुत ही ज़्यादा प्रचलित किया। तो गाइस, आप यहाँ पर ध्यान देना, जो विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय का जो निर्माण कराया गया था वो इसी धर्मपाल के द्वारा कराया गया था और ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय बहुत ज़्यादा प्रचलित था। विश्व के अलग अलग देशों से भी यहाँ पर आते थे पढ़ने के लिए, लेकिन मुख्यतः जो इसमें जो शिक्षा दी जाती थी वो दिया जाता था वज्रयान शिक्षा। अब ये वज्रयान शिक्षा क्या है? तो आप लोग को पता होगा कि बौद्ध धर्म को दो भागों में बांटा गया था, एक ईस्वी सन में, एक महायान और दूसरा हीनयान। तो हीनयान वाले जो थे वो बुद्ध को सिर्फ एक महापुरुष के रूप में मानते थे और उनकी विचारधारा को प्रचार प्रसार करने का प्रयास करते थे। वो मूर्ति पूजक नहीं थे। लेकिन महायान वाले क्या थे? मूर्ति पूजक थे, बुद्ध को ईश्वर का देवता का रूप मानते थे और उसको पूजा पाठ करते थे, अब मूर्ति वगैरह भी निर्माण करते थे। तो वो था दो भागों में, एक ईस्वी सन में। बाद में इसी को वज्रयान संप्रदाय भी एक उत्पत्ति हुआ जिसका बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं मिलता है, जिसका इतिहास में बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं मिलता है, परंतु एक वज्रयान संप्रदाय का भी बौद्ध धर्म में उत्पत्ति हुआ। और इस संप्रदाय में मुख्यतः जादू टोना, पाखंडवाद, अंधविश्वास, ये सब चीज़ों की शिक्षा दी जाती थी। बहुत सारा अंधविश्वास भी इसमें आ गया था। तो ये दरअसल हिंदू धर्म से ही मिला जुला हुआ एक संप्रदाय था जो दोनों को लेकर चलना चाहते थे। इसलिए ये खिचड़ी बन गया पूरा, आधा हिंदू धर्म का रहा, आधा बौद्ध धर्म का रह गया। अब ऐसी स्थिति में यहाँ पर वज्रयान की शिक्षा दी जाती थी परंतु अन्य विषय भी पढ़ाए जाते थे।
तो ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय को आप लोग ध्यान रखना। दूसरा जो था वो था सोमपुर महाविद्यालय। अभी मैंने बताया कि इस वंश में जितने भी शासक हुए वो शिक्षित थे और इसलिए उन्होंने ज़्यादातर महाविद्यालयों का निर्माण कराया। तो एक महाविद्यालय विश्वविद्यालय का निर्माण कराया, इसलिए आप देखोगे सोमपुर का महाविद्यालय का निर्माण यही धर्मपाल के द्वारा कराया जाता है। यहाँ तक मुझे लगता है कि आप लोगों को क्लियर हो गया, कुछ खास होगा भी नहीं। अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि त्रिपक्षीय जो संघर्ष जो चल रहे थे, जैसे पाल वंश था, प्रतिहार वंश था, राष्ट्रकूट वंश था, इन तीनों के बीच में जो कन्नौज को लेकर जो हमेशा त्रिपक्षीय जो संघर्ष चलते रहते थे, उसमें जो भाग लेने वाले थे वो यही थे धर्मपाल, जो पाल वंश से मुख्य रूप से भाग लिए थे। अब गाइस अगर हम लोग आगे इनके शासक के बारे में, प्रमुख शासक के बारे में चर्चा करेंगे तो देवपाल है। अभी मैंने क्या बताया कि सबके नाम के पीछे आपको पाल पाल नजर आएगा, तो इसीलिए इसको पाल वंश नाम रखा गया है। तो यहाँ पर ध्यान देना, देवपाल जो थे वो 810 से 850 ईस्वी तक अपनी शासन व्यवस्था को चलाए। इनके समय में जो महत्वपूर्ण कार्य हुआ वो ये हुआ कि जावा, जो बंगाल का आसपास का जो क्षेत्र था, जावा जैसे क्षेत्र, तो वहाँ के जो भी शासक हुए, जैसे शैलेंद्र वंशी, राष्ट्रकूटों शासक बालपुत्र जो थे, उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि नालंदा में मुझे बौद्ध विहार बनाना है, उसके लिए आप मुझे सजेस्ट करें कि मैं इसमें कैसे कार्य करूं, मैं भी बौद्ध धर्म के बारे में कुछ करना चाहता हूं। तो देवपाल जो शासक थे, जब उनके पास ये बालपुत्र जब इस तरह से रिक्वेस्ट करते हैं तो देवपाल उनको सजेस्ट करते हैं कि आप नालंदा चले जाओ और नालंदा में जाने के बाद आप वहाँ पर बौद्ध विहार का निर्माण करा सकते हो। यहाँ पर बौद्ध विहार होगा, है ना, वहाँ पर बौद्ध विहार का निर्माण करा सकते हैं। और उसके लिए मैं ये कर सकता हूँ कि आपको 5 गांव दान में दे दूंगा। तो 5 गांव दान में कैसे? तो ऐसा नहीं था कि 5 गांव का जितना भूमि था वो दान दे देते थे, वैसा नहीं। 5 गांव का जो टैक्स आता था, 5 गांव का जो टैक्स आता था उसको वो कंट्रीब्यूट कर दिए थे इस बौद्ध विहार के निर्माण में। तो कौन किए थे? देवपाल। किसको किए थे? बालपुत्र को। और ये बालपुत्र कहाँ के शासक थे? तो जावा के शैलेंद्र वंशी थे। ठीक है, जावा के शैलेंद्र वंशी थे। तो इनको इन्होंने कंट्रीब्यूट किया था कि 5 गांव का टैक्स आप रख लेना और आप इसको बौद्ध विहार का निर्माण कराओ। तो इस तरह से उन्होंने किया था। इनके जो सबसे अंतिम जो शासक हुए वो हुए मदनपाल। एक यही बच गए थे, मदनपाल। तो मदनपाल ये अंतिम शासक हुए और इस तरह से इनका पाल वंश का शासन व्यवस्था पूर्ण रूपेण यहाँ पर खत्म होता है। अब जो नेक्स्ट जो शासन व्यवस्था था वो था सेन वंश। अब सेन वंश बाद में रखा गया, बीच में इधर गैप हो गया, शासन व्यवस्था ये सब नहीं चला पाए, कुछ गैप हो गया। तो सामंत जो लोग थे तो उन्होंने इस सत्ता को स्थापित किया और स्थापित करने के बाद अपने राजधानी जो बनाई वो नदिया बनाई। तो नदिया का पार जो मूवी था उससे आप लोग याद रखना, नदिया बनाई। तो नदिया को इन्होंने राजधानी बनाई। नदिया मतलब ये नदी नाला नहीं, नदिया ये स्थान का नाम है। तो नदिया को इन्होंने राजधानी बनाई। अब यहाँ पर देखोगे जो इनके जो प्रमुख शासक हुए वो हुए बल्लाल सेन। तो भल्लाल देव जो बाहुबली वाले थे वो नहीं, यहाँ पर ध्यान देना बल्लाल सेन है। तो बल्लाल सेन के द्वारा क्या किया गया? तो इनके द्वारा ये बहुत ही ज़्यादा साहित्य प्रेमी थे, बहुत ज़्यादा किताब वगैरह कविता वगैरह लिखते रहते थे। तो उसमें जो मुख्य था वो था दान सागर और अद्भुत सेन। दान सागर और अद्भुत सेन, इनके बारे में साहित्य का निर्माण इन्होंने किया था जो बल्लाल सेन के द्वारा हुआ था। अब जो नेक्स्ट जो शासक थे वो थे लक्ष्मण सेन। सेन वंश के जो अंतिम जो शासक हुए वो हुए लक्ष्मण सेन। और इनके दरबार की जो दरबारी जो लेखक थे वो थे जयदेव। आपको नजर आ रहा होगा जयदेव। अब इनके द्वारा क्या रचना की गई थी? तो गीत गोविंद जो था एक साहित्य है, उसकी रचना इन्होंने जयदेव किए थे, जो इन्हीं के दरबार में थे, लक्ष्मण सेन के दरबार में। अब गाइज एक चीज और यहाँ पर ध्यान रखना, ये अंतिम हिंदू शासक थे। इस बंगाल राजवंश में जो अंतिम हिंदू शासक जो हुए वो हुए लक्ष्मण सेन। और इनके द्वारा हिंदी में अभिलेख का निर्माण कराया गया था। इससे पहले हिंदी से पहले संस्कृत में, ब्राह्मी लिपि में, खरोष्ठी लिपि में, इस तरह से बहुत सारे अभिलेख निर्माण करवाए गए थे। लेकिन जो पहला जो हिंदी अभिलेख का जो निर्माण कराने का जो कार्य हुआ वो हुआ सेन वंश के अंतिम शासक लक्ष्मण सेन के द्वारा। तो ये इनका एक महत्वपूर्ण
रहा कि ये हिंदी में अभिलेख का निर्माण कराए। अब गैस इनके शासनकाल में जो सबसे इम्पोर्टेंट जो आक्रमण हुआ वो ये हुआ कि बख्तियार खिलजी जो थे, जो खिलजी वंश से थे, वो इन्हीं के शासनकाल में आक्रमण किए और लक्ष्मण सेन को भागने के लिए मजबूर कर दिए। इस सेन वंश के जो अंतिम शासक थे लक्ष्मण सेन, उसको भागने के लिए मजबूर कर दिया ये बख्तियार खिलजी। और अंतिम में जब ये भाग जाते हैं तो इनके भागने के बाद पता नहीं इनको क्या विश्वविद्यालय से प्रॉब्लम थी, इन्होंने क्या किया कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय को जला दिया और साथ में नालंदा विश्वविद्यालय को भी जला दिया। पता नहीं इस बात में कितनी सच्चाई, इसके पीछे किनका षड्यंत्र रहा, ये इतिहास में ज़्यादा चर्चा नहीं मिलती है। इस पर आप रिसर्च करोगे तो आपको बेशक इसके बारे में पूरा प्रमाण मिल सकता है कि बख्तियार खिलजी आया तो पता नहीं उसको शिक्षा से क्या प्रॉब्लम थी और डायरेक्ट वो विक्रमशिला विश्वविद्यालय और नालंदा विश्वविद्यालय जैसे कुछ जला देते हैं। आपको पता होगा कि नालंदा विश्वविद्यालय जब जल रहा था तो उसको सिर्फ पुस्तकालय उसका जलने के लिए बहुत वर्ष लगे थे, लगभग 1.5 साल से 2 साल लगे थे और इस तरह से उसका सिर्फ किताब जला था। उतना सारा किताब था, आप अंदाज़ा लगा लो कि 1.5 साल तक सिर्फ आग उसमें लगा हुआ रहा। तो ये चीज़ें थी जो बख्तियार खिलजी के द्वारा आक्रमण किए गए थे और मुख्य रूप से ये हमारा राजवंश यहाँ पर, बंगाल राजवंश यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कश्मीर राजवंश के बारे में। तो कश्मीर राजवंश जैसे ही चर्चा करेंगे उसके बाद हमारा एंशिएंट हिस्ट्री हमारा पूर्ण रूपेण कंप्लीट हो जाएगा। अब गाइस अगर हम लोग कश्मीर वंश की अगर हम लोग चर्चा करें तो इसमें बहुत सारे वंश के बारे में नहीं पढ़ना है, सिर्फ आप लोग नाम केवल याद रख लो। कारकोट वंश था, उत्पल वंश था और लोहार वंश था। ये सीक्वेंस था 1, 2 और 3। तो ये 3 वंश थे जिसके बारे में हम लोग को केवल थोड़ा बहुत केवल नाम के बारे में जानकारी रखनी। इसमें जो इम्पोर्टेंट था वो था लोहार वंश और लोहार वंश में भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, जो प्रमुख शासक थे वो थे हर्ष। अब यहाँ पर हर्षवर्धन नहीं, ये कश्मीर के इतिहास के बारे में आप लोग पढ़ रहे हो, तो ये हर्ष थे और इनके दरबारी जो कवि थे वो थे कलहन। अब कलहन के द्वारा राजतरंगिणी साहित्य का निर्माण किया गया था। राजतरंगिणी साहित्य जो आप लोग जान रहे हो, मैं पहले भी चर्चा किया था। इसमें राजतरंगिणी जो साहित्य था इसमें दक्षिण भारत के इतिहास के बारे में भी चर्चा मिलता है और मुख्य रूप से ये कश्मीर का इतिहास को लेकर लिखा गया है। और यहाँ पर आपको मौर्य वंश के भी शासकों के बारे में थोड़ा बहुत चर्चा मिलता है राजतरंगिणी में। तो ये कलहन के द्वारा लिखा गया था और ये जो दरबारी जो कवि थे वो थे हर्ष के कवि। तो इसलिए आप लोग याद रखना कि ये लोहार वंश सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था जो कश्मीर वंश में। अब मुझे लगता है कि यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा और इस तरह से हमारा एंशिएंट हिस्ट्री अब कंप्लीट होता है। आप लोगों को खुश होना चाहिए, बहुत लंबे समय के बाद ये कंप्लीट हुआ। अब हम लोग कोशिश करेंगे कि मिडिवल इंडिया में कदम रखें, साथ साथ में 1-2 क्लास उसके चलते रहें और आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको कंटिन्यूअस देते जाएं। डियर फ्रेंड्स, अगर आप हमारे इस वीडियो को लास्ट तक यहाँ पर देखें तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करें, वीडियोस को लाइक करें और शेयर भी कर दें क्योंकि अभी मैं आगे और भी कंटिन्यूअस आप लोग को बताने जा रहा हूं। तो अगर आप लोग को समझ में आ रही है मेरे एक्सप्लेन करने की जो तरीके हैं, अगर वो आपको समझ में आ रही है तो बेशक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ो। और चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल और आपके उज्ज्वल भविष्य की मैं कामना करता हूँ। थैंक यू। हेलो फ्रेंड, माय नेम इज श्रेया शादिया। मेरे पन्नों भैया का चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू।